अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है लकीली अल्हम्दुलिल्लाह जनाब तारक सैफुल्लाह बराचा साहब, जो हबीबुल्लाह ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऑनर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे बड़ा ग्रुप है जो कोल की माइनिंग कर रहे हैं। ये बलूचिस्तान में और सिंध दोनों में कोल की माइनिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत माइनिंग करते हैं। बहुत स्मार्ट वर्क है इनका और मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो माइंड्स हैं वो हर इंजीनियर के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है और यही वजह है कि यूनिवर्सिटी से अक्सर जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो इनकी माइंड पे जाते हैं। मैं भी जब स्टूडेंट था तो हमारा जो ट्रेनिंग सेशन गया था या फील्ड विज़िट गया था तो सर की माइंड पे गए थे और आज लकीली सर इस्लामाबाद आए हुए हैं, मुझे मौका मिला सर से बातचीत करने का। तो मैंने सोचा कि उनका एक्सपीरियंस हम अपने नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पे जो माइनिंग इंजीनियर्स हैं या मिनरल्स के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इनके एक्सपीरियंस से बहुत से दोस्तों को बहुत सा फ़ायदा होगा। तो आपसे गुजारिश होगी कि आप वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? तारिक साहब ठीक है? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो थैंक सर यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। थैंक यू सर, आपको हम अपने माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। सर हम स्टार्ट करते हैं। आप अपना थोड़ा सा प्रोफाइल बताइएगा, अपना तारफ़ करवाइएगा, अपनी एजुकेशन कहाँ से ली और इतना तो मुझे अंदाज़ा है कि आपके वालिद साहब माइनिंग इंजीनियर थे तो यकीनन आपने माइनिंग में भी काफ़ी कुछ सीख लिया, लेकिन आपने एजुकेशन फार्मल से क्या हासिल की और फिर बिज़नेस में कैसे आए, थोड़ा सा ये बताइएगा। मैंने जो है माइनिंग और फाइनेंस यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना से मैंने की, यूएसए से 1983 में पास आउट हुआ और 1984 में अर्ली 1984 में मैंने हबीबुल्लाह ग्रुप जो है फैमिली बिजनेस है उसको ज्वाइन किया। जब मैंने ज्वाइन किया 1984 में तो मैं थर्ड जनरेशन था, यानी मरहूम मेरे वालिद साहब सेनेटर मरहूम सैफुल्लाह खान बराचा साहब बड़े ही रेनाउंड माइनिंग इंजीनियर थे, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट और नोटिफाइड एक्सपर्ट थे अपनी फील्ड के बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और बिज़नेस मेरे ग्रैंडफादर हबीबुल्लाह ने शुरू किया था और इस तरह मैं थर्ड जनरेशन मेरी एंट्री रही। तो कितने साल हो गए आपके इस माइनिंग बिजनेस को? बस जी वही 1984 अप्रैल, इनफैक्ट अप्रैल 1984 और अब भी अप्रैल ही है 2025। तो आप हिसाब कर लें, मेरा ख्याल में इट इज़ 41 ईयर्स नाउ। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। तो सर आपका कोल मेजर बिजनेस है या कोल के अलावा भी आपकी लीजें हैं? कोल के अलावा हमारी क्रोमाइट की हैं, फ्लोराइट में भी हमने एक ज़माने में काम किया था और अब मेनली कोल है जो कि हमारे माइनिंग। कितनी एक्टिव लीजें हैं सर? हमारी जो हैं जी सोरेंज में हैं और एक लीज टिकारी में है, 2 लीजें सोरेंज में हैं। सही सही। और इधर बलूचिस्तान में लाखड़ा साइड पे भी? सिंध में लाखड़ा में वहाँ भी लीज है जो हम वहाँ 2 लीजें हैं जो कि हमारा ग्रुप ऑपरेट कर रहा है। सही। वो भी तकरीबन
40 साल से तकरीबन वो भी ऑपरेट कर रहे हैं उसको। सर कैसा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा माइनिंग सेक्टर के हवाले से ओवरऑल बताइएगा, पाकिस्तान का माइनिंग सेक्टर कैसा है और पर्टिकुलरली कोल? पाकिस्तान में कोल डिपॉजिट्स दो किस्म के हैं सर। एक बहुत बड़ा डिपॉजिट है सिंध में, जैसे आपने सुना होगा थर कोल, और ये तकरीबन 98% रिजर्व्स पाकिस्तान के जो हैं वो इसमें है जी। ये इसमें डिपॉजिट जो है वो लेवल यानी हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, सही, मच लाइक ए शीट ऑफ लेयर ऑफ, सही। ऊपर ओवर द बर्डन है उसको रिमूव करना है और नीचे पूरे का पूरा एक डिपॉजिट जो है ना लेयर है, काफ़ी थिक लेयर है, उसकी थिकनेस भी ज़्यादा है, कम से कम जनरली 1 मीटर से लेके या 1.25 मीटर से लेके, और ये कुछ जगहों पे तो तकरीबन 5-6 मीटर की जो है, जी हाँ, इसकी थिकनेस है। तो ये 98% है। बाकी 2% जो 2% कोयला है वो मेनली बलूचिस्तान में है, जिसकी बहुत सारी कोल फील्ड्स हैं, सुरेन, डिगारी, मारवाड़, मच, तुर्की, शारी घरनाई, ये उसमें है। और आई वुड से कि इसमें 1.5% जो है वो बलूचिस्तान में है, बाकी जो आधा % या 1% जो भी कह लें जो बचता है वो पंजाब के में जी। तो आपके कोल की सर क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी वाइज? हमारा जो कोल है जी, और हमारे अलावा सोरेंज और डिगारी कोल फील्ड्स, उसमें मारवाड़ भी शामिल कर लें, ये पाकिस्तान का बेस्ट क्वालिटी कोल है। ठीक है। और इसमें ये इम्पोर्टेड कोल के साथ ब्लेंड होता है और उसको रिप्लेस भी करता है सब केसेस में। ठीक है। और ब्लेंड आसानी से हो जाता है। सही सही। तो ये इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है कि तकरीबन इम्पोर्टेड के करीब है। बाकी कोल्स कुछ थोड़े से शारिक हरनाई फील्ड में भी हैं जो अच्छे हैं, बाकी जनरली मीडियम कैटेगरी के कोल हैं। और आपके फिर पंजाब में ज़रा थोड़ा और लो कैटेगरी के कोल आ जाते हैं। और जो सिंध का डिपॉजिट है वो लिग्नाइट कोल है, वो लोएस्ट कैटेगरी ऑफ कोल है। ठीक है। सबसे बड़ा रिजर्व है 98%, लेकिन लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। ठीक है जी। अच्छा सर, तो हमारी जो नेशनल इकोनॉमी में या हमारी दूसरे लफ्ज़ों में जो मुल्क की ज़रूरत है कोल की, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, अगर आपके इल्म में है इस वक्त तो थोड़ा सा बता दीजिएगा कि पाकिस्तान की डिमांड कितनी है कोयले की, हम लोकल प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं और कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई आपके इल्म में है फिगर? जी रफली आई थिंक तो वेरिएशन काफ़ी होती है इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। अच्छा। मार्केट प्राइस अगर ड्रॉप हो तो फिर प्रोडक्शन कम हो जाती है, फिजिबल नहीं रहता कुछ माइनिंग एरियाज ऑपरेट करना। लेकिन जनरली ये तकरीबन रफली आप कह लें कि अगर थर कोल को हम एक्सक्लूड कर दें क्योंकि वो बड़ी मेजर प्रोडक्शन है। जी बिल्कुल। करंटली ओवर 1 मिलियन यानी 1.1 मिलियन या 1.2 मिलियन तक चली गई है एनुअली। ठीक है। तो उसके अलावा जो है तकरीबन 5 to 6 मिलियन टन्स जो है हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, कर सकते हैं हम अदर कोल फील्ड्स। सही। जिसमें लाखड़ा भी आ जाता है जो कि अगेन लिग्नाइट कोल है, लेकिन उसमें भी जो है तकरीबन 1 से 2 मिलियन टन्स प्रोड्यूस हो जाता है। बाकी 3 मिलियन और सो
बलूचिस्तान से हो जाता है और रफली अबाउट 500,000 होगा आई थिंक फ्रॉम अदर एरियाज। सही सही। तो ये तो हो गई हमारी प्रोडक्शन जनरली सर। स्पीकिंग, इसमें वेरिएशन है। और जो हमारी डिमांड है उसमें अगर आप लोकल प्रोडक्शन प्लस इंपोर्टेड सर शामिल कर लें तो दैट विल इक्वल टू डिमांड। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोडक्शन फिगर्स जो हैं लेटेस्ट आए मेरे पास नहीं है, कुछ साल पहले के हैं, वो रफली तकरीबन आई वुड से कि अबाउट 4 मिलियन, 5 मिलियन, सर 3 मिलियन, इस तरह के फिगर्स हैं इंपोर्टेड कोल के। सही। अच्छा सर, इश्यूज़ क्या हैं हमारे मिनरल सेक्टर के, पर्टिकुलरली चूँकि आप को मैं समझता हूँ कि यू आर एक्सपर्ट ऑफ कोल माइनिंग के, तो कोल माइनिंग के इश्यूज़ क्या हैं? कोल माइनिंग के एक मेजर इशू ये है कि इलेक्ट्रिक पावर हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और उसकी अदम मौजूदगी में प्रोड्यूसर को डीजल जलाना पड़ता है, यूज़ करना डीजल पड़ता है। जलाकर बिजली पैदा करनी पड़ती है, जो कि बहुत महंगा ठीक है। तरीक़ेकार है बिजली का। ठीक है। तो ये और प्लस उसमें इंजन और उसकी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, मशीनरी की, जनरेटर मशीनरी की, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। और रिलायबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी नहीं है, यानी अगर बिजली की सप्लाई हो तो वो ज़्यादा रिलायबल है। सही सही। तो एक तो ये इशू है। दूसरा, दूर दराज इलाकों में अक्सर चाहे बलूचिस्तान हो या केपी हो जी, वहाँ हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं कि वक्तन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है, अमन व अमान ख़राब हो जाता है जी, और उसकी वजह से रुकावटें आती हैं माइनिंग में जी, और प्रोडक्शन जो है वो सफ़र होती है। सफ़र होती है, फिर एवरेज प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाती है। तो ये जो भी माइन ऑपरेट करता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो माइन की सलाहियत है उसके मुताबिक प्रोडक्शन करे। ठीक है। अगर वो उसकी सलाहियत के मुताबिक फुल प्रोडक्शन करता है तो एक किस्म का वो कामयाब है। ठीक है। लेकिन जब ये फैक्टर्स आते हैं और रुकावटें आती हैं सर, तो फिर प्रोडक्शन रुकती है। टेक्निकली जैसे बिजली का ना होना, उससे भी प्रोडक्शन रुकती है। ठीक है। तो ये आई वुड से कि मेजर जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं। सही सही। अच्छा सर, आपके ख्याल में वो कौन से स्टेप अख्तियार किए जाएं या क्या क्या हिकमत अमली की जाए कि जिससे हमारा ये माइनिंग सेक्टर ग्रो करे? अगेन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, जाए। सॉल्व करना है, यानी कि बिजली दस्तयाब करनी है दूर ठीक है। दराज एरियाज को, रिलायबल बिजली, अगर ठीक है। सस्ती मुमकिन हो सके तो सस्ती बिजली, सही। ताकि वो उसे इस्तेमाल करके अपनी मैक्सिमम डेवलपमेंट करें, प्रोडक्शन करें। ठीक है। दूसरा, ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर जितना बेहतर होगा, सिक्योरिटी जितनी बेहतर होगी, ऑफ कोर्स। तहफ़्फ़ुज़ होगा वर्कर को भी, मैनेजमेंट को भी, माइन को भी, तो वो बेहतर चलेगी, ज़्यादा से मैक्सिमाइज़ करेगी प्रोडक्शन को। सही सही। तो ये तो ऑब्वियस बातें हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो कोल माइंस हैं उनकी बलूचिस्तान में ख़ास करके अब माइंस बहुत डीप हो चुकी हैं। ठीक है। क्योंकि इंक्लाइंड यानी कि ग्रेडियंट पे डिपॉजिट है, ठीक है। तो लाजम है जैसे आपने सरफेस से शुरू कर दिया, फिर आप अंदर जाते रहे, तकरीबन अब 100 साल हो चुके हैं बलूचिस्तान माइनिंग को, प्री पार्टीशन से हो रही है। ठीक है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना गहरे
चले गए हैं। सीम थिकनेस भी 1 to 2 मीटर्स या पौना मीटर से लेके 2 मीटर तक की सीम है। तो ठीक है, यानी कोल डिपॉजिट थिकनेस। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतने सालों में वो कितना चले गए होंगे। और ये जो है ये बहुत ही कोई शैलो माइन हो तो वो 2000 फुट होगी। डीप माइन जो है आई नो ऑफ सम माइंस जो कि 6000 फुट पे हैं। अच्छा, जी हाँ। इस डेप्थ में आपको वेंटिलेशन का बड़ा ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि वेंटिलेशन पहुंचाना जैसे जैसे माइन डीप होती है वेंटिलेशन पहुंचाना मुश्किल होता जाता है। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है, एक एरिया है। अगेन वापस हम बिजली पे आ जाते हैं कि अगर फोर्स फैन हम यूज़ करते हैं, वेंटिलेशन फैंस हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए बिजली चाहिए। सही। और इस किस्म के जो सपोर्ट मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो ज़रा ज़्यादा चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर पानी माइन में है, गहरी माइन है, गहरा पानी है, तो उतनी गहराई से उससे बाहर निकालना है, उतने पंप्स की तादाद चाहिए, उतनी पावर चाहिए। इस तरह के और मिसालें भी हैं। माइनिंग रेलिवेंट मशीनरी सर आसानी से अवेलेबल है पाकिस्तान में? नहीं, माइनिंग मशीनरी अवेलेबल नहीं है। सारी कस्टम मेड होती है, बनाई जाती है और कस्टम मेड होती है। हर कोल फील्ड जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके डिज़ाइन होते हैं और उनकी मशीनरी जो है प्राइवेट सेक्टर में वर्कशॉप्स बनाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, वन क्वेश्चन जो है ना कि अप्रॉक्सीमेटली अगर कोई शख्स लाखड़ा साइड पे माइनिंग कर रहा है और एक शख्स बलोचिस्तान में ये सुरेंज और दिगारी के एरिया में काम करता है, तो अप्रॉक्सीमेट पर टन कॉस्ट क्या आ जाती है? इसमें वेरी करती है। जिनकी सीम थिकनेस ज़्यादा है उनकी कॉस्ट कम है। ठीक है। जिनकी सीम थिकनेस लिमिटेड है उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। बट जनरली ये रेंज करती है फ्रॉम अबाउट, बलूचिस्तान में अगर आप डीप माइनिंग लेते हैं तो इसकी जो वेरिएशन है बहुत बड़ी वेरिएशन है। तकरीबन 10,000 रुपये टन से लेकर और ये तकरीबन 18-17 हज़ार रुपये टन पे तक आती है कॉस्ट। जी हाँ। और लाखड़ा में क्योंकि डेप्थ फिक्स्ड है, कम है और बढ़ती नहीं है, तो क्योंकि डिपॉजिट हॉरिजॉन्टल है, थिकनेस भी शायद ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है, तो वहाँ जो है रफली अब तकरीबन 10,000 रुपये पर टन सही जो है वहाँ तक कॉस्ट आ रही है। सही। जी हाँ सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमारे नाज़रीन को बहुत, मेरा ख्याल है कि कोल के हवाले से बड़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी और हम आपके मशकूर हैं, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मुझे खुशी है आपके प्रोग्राम में शिरकत करने की। थैंक यू सर, थैंक यू।